पॉलिट हेलो डियर स्टूडेंट, पॉलिटी विद सेवाएं में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम निर्वाचन आयोग क्या होता है, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं, निर्वाचन आयोग के पास क्या शक्तियां हैं, साथ ही कितनी तरह की निर्वाचन प्रणालियां होती हैं, इन सब के बारे में एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 325, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326, ऑप्शन डी अनुच्छेद 327। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। 325 के अंतर्गत है, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र ना होना। धर्म, मूल, वंश, लिंग तथा जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु अपात्र ना होना। किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से अपात्र नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 326 में प्रावधान है कि और विधानसभा लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 327 में प्रावधान है, विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। यह है अनुच्छेद 327 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम बहुसदस्यीय कब बनाया गया था? प्रश्न है, निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम बहुसदस्यीय कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1993। ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1993। इसका करेक्ट आंसर है, पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया था 1989 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 1950 से लेकर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, एक सदस्यीय। 1989 में दो निर्वाचन आयुक्तों को सम्मिलित किया गया तो 1+2 हो गया। 1990 में फिर से एक सदस्यीय हो गया। इसके बाद 1993 में फिर से दो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, दो निर्वाचन आयुक्त, तो फिर से हो गया ये 1+2 और अभी वर्तमान में यही चल रहा है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दो निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच विचार में मतभेद होता है तो निर्णय लिया जाता है। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच विचार में मतभेद होता है तब निर्णय कैसे लिया जाता है? ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ऑप्शन बी निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ऑप्शन सी बहुमत द्वारा या ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बहुमत के द्वारा। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच किसी विचार में मतभेद होता है तो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से किस रीति के आधार पर हटाया जा सकता है?
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से किस रीति के आधार पर हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के द्वारा। और ऑप्शन डी, निर्वाचन आयुक्त के बहुमत से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति एवं आधार पर हटाया जा सकता है जिस रीति एवं आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? ऑप्शन ए, निर्वाचक नामावली तैयार करना। ऑप्शन बी, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। ऑप्शन सी, निर्वाचन की समय सारणी निर्धारित करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निर्वाचन आयोग के कुछ अन्य काम भी हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह देने के मामले में निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करता है। न्यायालय की तरह कार्य करता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के समय आचार संहिता निर्मित करता है। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों को नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी एवं टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करता है। कार्यक्रम की सूची निर्मित करता है। संसद सदस्य अगला जो कार्य है, संसद सदस्यों की निरहता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। राष्ट्रपति को सलाह देता है। समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करता है। चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करता है। निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देता है। प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम नोटा का विकल्प प्रदान किया गया था? किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम नोटा का विकल्प प्रदान किया गया था? प्रश्न है, किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम नोटा का विकल्प प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए, 16वीं लोकसभा। ऑप्शन बी, 17वीं। ऑप्शन सी, 15वीं। और ऑप्शन डी, 14वीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 16वीं लोकसभा 2014 में
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम की विधानसभा चुनाव में भी यह जारी रहा था। सर्वप्रथम 16वीं लोकसभा 2014 में नोटा का विकल्प प्रदान किया गया था। नोटा, NOTA, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। नोटा का विकल्प सबसे पहले 16वीं लोकसभा में प्रदान किया गया था और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम की विधानसभा चुनाव में भी यह विकल्प जारी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव सुधार से संबंधित समिति है। चुनाव सुधार से संबंधित समिति है। ऑप्शन ए तारकुंडे समिति, ऑप्शन बी दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता समिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये जो समितियां हैं वह चुनाव सुधार से संबंधित हैं। तारकुंडे समिति 1974 में, दिनेश गोस्वामी समिति 1990, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। ये समितियां चुनाव सुधार से संबंधित हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य समितियां हैं जैसे कि बोहरा समिति। बोहरा समिति 1993 में अपराध और राजनीति के बीच सांठगांठ की जांच के लिए, अपराध और राजनीति में सांठगांठ की जांच के लिए, सांठगांठ की जांच के लिए बोहरा समिति बनाई गई थी। अन्य समिति है एक JS वर्मा समिति, JS वर्मा समिति। यह समिति आपराधिक कानून में संशोधन पर गठित की गई थी। आपराधिक कानून में संशोधन पर गठित की गई थी JS वर्मा समिति। यह समिति 2013 में गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। लोकसभा के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन ए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ऑप्शन बी सूची पद्धति, ऑप्शन सी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस व्यवस्था के तहत पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है और उन क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा उम्मीदवार का चयन किया जाता है। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हो, जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हो वह विजयी घोषित होता है, वह विजयी घोषित होता है। भले ही वे डाले गए कुल मतों से आधे से कम ही उसे क्यों ना प्राप्त हुए हों, लेकिन अगर किसी उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो वह विजयी माना जाता है। यह किसके अंतर्गत है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत, कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले वह उम्मीदवार विजयी घोषित हुआ। दूसरी प्रणाली है सूची पद्धति। सूची व्यवस्था में क्या होता है, संपूर्ण देश को एक चुनाव क्षेत्र की तरह माना जाता है। सूची व्यवस्था में संपूर्ण देश एक चुनाव क्षेत्र की तरह माना जाता है। पार्टियां प्राथमिकता के आधार पर अपने उम्मीदवार की घटते क्रम में सूची मतदाताओं के सामने प्रस्तुत करती हैं। पार्टी क्या करती है, पार्टी प्राथमिकता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवारों की घटते क्रम में सूची, उम्मीदवारों की घटते क्रम में सूची मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करती है, मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करती है। इसमें मतदाता दलीय सूची के लिए मत देते हैं, ना कि उम्मीदवार के लिए। मतदाता दलीय सूची के लिए मत देते हैं, ना कि उम्मीदवार के लिए। दलों को चुनाव में प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। प्राप्त मतों के अनुपात में
दलों को सीटें दी जाती हैं। अगला है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस पद्धति के द्वारा भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा व राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस व्यवस्था में सदस्यों के मत का मूल्य एक विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। सदस्यों के मत का मूल्य एक विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। साथ ही प्रत्येक मतदाता को एक ही बैलेट पर प्रत्येक मतदाता को एक ही बैलेट पर उतनी ही वरीयताएं निर्धारित करने की छूट दी जाती है। निर्धारित करने की छूट दी जाती है जितनी प्रत्याशियों की संख्या होती है। जितनी प्रत्याशियों की संख्या होती है। उन प्रत्याशियों के दूसरे व उत्तरवर्ती वरीयता मतों को, या ऐसा कह लें कि ऐसे प्रत्याशी जिन्हें सबसे कम मत प्राप्त होते हैं, उनके मतों को द्वितीय वरीयता में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उन प्रत्याशियों के दूसरे वरीयता मतों को शेष प्रत्याशियों में वितरित कर दिया जाता है जिन्होंने न्यूनतम प्रथम वरीयता के मत पाए हों। जिन्होंने न्यूनतम प्रथम वरीयता के मत पाए हों। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई प्रतिनिधि निरर्हताओं के अधीन है? संसद सदस्यों के मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है? संसद सदस्यों के मामले में यह निर्णय कौन लेगा कि क्या कोई प्रतिनिधि निरर्हताओं के अधीन है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। और विधानमंडल के सदस्यों में यह निर्णय राज्यपाल लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश एक चुनाव के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई? ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी जेपी नड्डा, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के लिए समिति बनाई गई थी। इस समिति ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। इस समिति ने 18 संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया है।
इस समिति ने 62 दलों से राय मांगी थी और जिसमें से 32 दलों ने सहमति दी। एक देश एक चुनाव के लिए 32 दलों ने सहमति दी। इसके लिए 129वां संविधान संशोधन विधेयक 129वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसके तहत 82A आर्टिकल 82A एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा और आर्टिकल 83, 172 एवं 327 में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? केपी चौधरी की अध्यक्षता में जेपीसी का गठन। इसके तहत 2 विधेयक लाए गए। पहला विधेयक लोकसभा और विधानसभा के लिए, लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव के लिए कि इनके चुनाव एक साथ होंगे। दूसरे विधेयक में क्या है कि इस आम चुनाव के 100 दिन के भीतर 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे और इसके तहत प्रावधान होगा कि मध्यावधि चुनाव तो होंगे, मध्यावधि चुनाव, लेकिन वो शेष अवधि के लिए होंगे, शेष अवधि के लिए, ना कि पूरे 5 वर्ष के लिए। अगर लोकसभा का विघटन होता है तो जो मध्यावधि चुनाव होंगे वो शेष अवधि के लिए होंगे, ना कि पूरे 5 साल के लिए। और इसके तहत सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची रहेगी। अब इसी में राष्ट्रीय दल के बारे में और समझ लें। राष्ट्रीय दल कौन सा हो सकता है? इसके लिए पहली कंडीशन है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत मिले। इसके अलावा 4 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की हो। इसके अलावा 4 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की हो तो ऐसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। अथवा लोकसभा में 2% सीट और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो अथवा 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो ऐसा दल राष्ट्रीय दल बन सकता है। धन्यवाद।